देखो माइनर एग्जाम थी अभी आपका, और सिलेबस लगभग में हमने कितने चैप्टर दिए थे केमिस्ट्री के? 5 चैप्टर लगभग दिए थे। रेडॉक्स भी हट गया था लेकिन फिर मैंने डाल दिया उसको। समहाउ देखो ऐसा इसलिए भी कर रहा हूँ कि अभी जो स्कॉलरशिप टेस्ट होगी क्लास 12th के लिए, उसमें अच्छे स्कॉलरशिप मिले, कोशिश यही है, इसीलिए सिलेबस ज़्यादा दे रहे हैं। नेक्स्ट माइनर में भी सब रहेगा, अभी से क्लियर कर देता हूँ। जितने भी टॉपिक अभी तक हुए हैं केमिस्ट्री के, सब पढ़ाई करना उसके अंदाज से शुरू करो, ठीक है? बता दिया ना, टिल टॉट कंप्लीट केमिस्ट्री टॉट टिल नाउ, मोल एटॉमिक पीरियोडिक बॉन्डिंग, रेडॉक्स, थर्मो, केमिकल इक्विलिब्रियम, आईयूपीएससी सब, ठीक है? तो पढ़ाई उस अंदाज में करो। इनफैक्ट अभी थर्मो के बाद जीओसी 1 स्टार्ट होगा, वो भी रहेगा, ठीक है? तो रिवीजन उसके हिसाब से प्लान करो, थर्मो पे कमांड करना ही है। देखो तुम लोग इस बात को नहीं समझ पाओगे, लेकिन तुम्हारी इस एफर्ट की वजह से अभी एकदम नियर फ्यूचर में पेरेंट्स के अगर 20, 30, 40 हज़ार रुपये बच जाते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। अब कुछ लोग अपर मिडिल क्लास हैं तो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम लोग जैसे हैं, अगर तुमने टोटल फी 12th के फी में अगर मेहनत करके अभी कम कर दिया, मतलब स्कॉलरशिप ले आए 50%, 40%, 30%, जितना ला सकते हो, है ना, 100% भी ला सकते हो, ठीक है? तो बहुत बड़ा हेल्प होता है पेरेंट्स के लिए। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, जब आप पेरेंट्स बनोगे तब समझ में आएगा। क्या सोचो ना, तुम्हारे एफर्ट की वजह से अगर मान लो टोटल फी में 50,000 रुपये कम हो गए, तो 50 रुपये फैमिली में किसी और जगह पे काम आएगा, कुछ और हो सकता है, पूरी साल की शॉपिंग हो जाएगी, कुछ ना कुछ अच्छी चीजें। क्या सही बोल रहा हूँ? तो सिलेबस इसी वजह से मैंने ज्यादा दिया था और अभी भी ज्यादा ही रहेगा, है ना? होप कि तुम इसको गलत नहीं लोगे, इसी बहाने रिवीजन होता रहेगा। सो लास्ट क्लास हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बात किया था, एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, डेली इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। मुझे पहले तो ई के बारे में पॉइंट्स बताइए, मैं थोड़ा रिवीजन करके आगे बढ़ता हूँ, है ना? हाँ, कौन बता सकता है ई के बारे में पॉइंट्स? लास्ट क्लास लिखाया था, पलक बताओ। लास्ट क्लास जितने पॉइंट लिखाए थे इंटरनल एनर्जी के बारे में, बताते चलो जल्दी से, देखना नहीं है, रिकॉल करो, मेमोरी पे भरोसा करो। नहीं नहीं, पहला तो एक डेफिनेशन है, सबसे पहले तो डेफिनेशन बोलेंगे। क्या है डेफिनेशन? सारे एनर्जी ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल और एटम, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक में ही आ जाता है ना? रोटेशनल, वाइब्रेशनल, बॉन्ड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी एंड सो ऑन, जितना बोल सको सब। तो ये तो पहला डेफिनेशन है। दूसरा पॉइंट क्या था इंटर एनर्जी को लेके? सर ई कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बट डेल्टा ई कैन बी कैलकुलेटेड। हाँ, exact value of internal energy of any system cannot be calculated, but change in internal energy can be calculated during a thermodynamic processes, बोला था, using the first law of thermodynamics. And first law is energy conservation. Energy of universe is constant, energy of isolated system is constant, energy can neither be created nor be destroyed but can be converted to one form to another form. ये सारे points थे. Third point, anyone? State function, very good. Fourth point, इसी में स्टेट फंक्शन के बाद ही एक और पॉइंट बताया था। नहीं नहीं, स्टेट फंक्शन से ही नहीं, केसेस नहीं, केसेस नहीं, नहीं अभी भी नहीं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है ठीक है, पहला क्लियर हुआ सबको? दूसरा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते बट चेंज निकाल सकते हैं, स्टेट फंक्शन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। किसी भी सब्सटेंस का इंटरनल एनर्जी क्या होगा, वो उस सब्सटेंस की किस पे डिपेंड करेगा? कंटेंट पे, शेप, साइज, वॉल्यूम पे, कितना सारा एटम है, कितना सारा मॉलिक्यूल है, उस पे डिपेंड करेगा। हाँ, अब बताओ नेक्स्ट पॉइंट।
तो ये स्टेट फंक्शन हो गया और एक्सटेंसिव हो गया, नहीं? बाकी डेफिनेशन और दूसरा पॉइंट तो एग्जैक्ट वैल्यू निकाल नहीं सकते और जरूरत भी नहीं पड़ता हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालने का। मेरी बात समझ रहे हो ना? एग्जैक्ट वैल्यू निकाल, तुम्हारे पास कितना एनर्जी है नहीं है, हमें उससे क्या लेना देना है भाई? हमें देखना है कि अभी माइनर था, मार्क्स आया नहीं है। बात समझ रहा है ना? हमें किससे मतलब है? चेंज। क्या तुमने चेंज दिखाया है ना? अब तुम बोलो बहुत मेहनत किए थे सर, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है उससे? रिजल्ट बताता है ना चीजें। हाँ, ये जरूर है कि आपने मेहनत किया तो वो सिटिंग आवर्स बढ़े जो आगे चल के और काम आएगा, ठीक है? इतना पढ़ते नहीं थे, बैठते नहीं थे बुक्स के साथ, अब बैठने का आदत आ रहा है धीरे धीरे, वो आगे चल के डेफिनेटली काम आएगा। खैर, 2 साल हमने कितना अच्छा पढ़ाया तुम मुझे बताना, मैंने कितना अच्छा, हम लोगों ने कितना अच्छा पढ़ाया, ये बात तभी मायने रखता है जब सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हुआ सिलेक्शन तो हम कितना भी बोले कि हमने बहुत मेहनत किया, लोग क्या देखते हैं? रिजल्ट। तो चेंज मैटर्स और चेंज निकाल सकते हैं, ठीक है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एनीवन? केसेस कर लेते हैं थोड़ा, और एक दो पॉइंट और ये। अगर स्टेट फंक्शन है बच्चे, तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा? जहां से शुरू किया वहीं पहुंच गया ना, तो साइक्लिक में 0 होता है, ये भी एक बात याद रखना है। 6 पॉइंट देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, केसेस बाद में लेंगे। आइसोथर्मल है ना, फॉर आइसोथर्मल फॉर आइडियल गैस, रियल गैस नहीं, कौन सा? आइडियल गैस। आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कंप्रेशन, एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ आइडियल गैस, है ना? इसको बोल सकते हैं नॉन रिएक्टिव सिस्टम। क्या बोल सकते हैं? नॉन रिएक्टिव सिस्टम। एक नया पॉइंट और बता दिया, डेली 0 होता है। अभी फिलहाल क्यों होता है बाद में समझेंगे, उसके पीछे जो, इस पॉइंट के पीछे जो एग्जैक्ट रीजन है उसका आंसर छुपा हुआ है काइनेटिक गैस थ्योरी में, जो मैंने कभी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस या काइनेटिक गैस थ्योरी, जो कभी मैंने होमवर्क दिया, आप एक बार इसको पढ़ोगे अच्छे से तो आपको समझ में आएगा कि आइडियल गैस के केस में अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन या कंप्रेशन है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्यों नहीं आता, ये भी नहीं समझोगे। जब तुम सच में इस पे मेहनत कर लोगे ना, जो फिजिक्स का टॉपिक है, तो बड़ा अच्छा से पॉइंट एकदम फील होगा। फिलहाल के लिए आपको 2 केसेस बोले जिसमें डेली 0 है, कौन कौन सा केस? साइक्लिक। साइक्लिक मतलब समझ रहे हो ना? ऐसा ग्राफ दिया रहेगा, ऐसा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डजंट मैटर, बोलेगा इस पूरे प्रोसेस में डेली बताइए, डेली टोटल क्या बोल देंगे? ऐसा ग्राफ दिया रहेगा 3 स्टेप वाला प्रोसेस, तब भी डेली क्या बोलेंगे? 4 स्टेप, 5 स्टेप, 10 स्टेप, इनफाइनाइट स्टेप्स, लेकिन जहां से शुरू किया वहीं पहुंच गया। इनिशियल इक्वल टू फाइनल, जहां से शुरू किया वहीं पहुंच गया, तो डेली क्या होगा? चाहे उस प्रोसेस में 2 स्टेप हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, इनफाइनाइट हो, साइक्लिक प्रोसेस होने के लिए कम से कम 2 स्टेप तो चाहिए, बात समझना पड़ेगा। कैसे? ए से बी गया, फिर वापस भी तो आना है। अरे 2 स्टेप तो कम से कम, सर्कल कब बनेगा? एक लाइन से सर्कल बनता है कि, समझ गया ना? तो ये अभी से याद कर लो, कब डेल्टा ई 0 होता है किसी भी सिस्टम का, डेली 0 कब होता है? साइक्लिक में। अच्छा, जब हमें साइक्लिक बोल रहा हूं ना, तो यहाँ पे फिर रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि प्रोसेस सिस्टम रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव है, आइडियल है, रियल है, डजंट मैटर, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कुछ मतलब नहीं है यहाँ पे। लेकिन ये वाला केस में आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कंप्रेशन में एक रेस्ट्रिक्शन है, किसके लिए डेली 0 होता है? किसके लिए? रियल गैस या रिएक्टिव सिस्टम के लिए नहीं। अगर कोई रिएक्शन आइसोथर्मल प्रोसेस में हो रहा है तो डेली 0 नहीं होता। क्या बोला समझ में? कोई रिएक्शन चल रहा है ना, कहीं पे कोई रिएक्शन चल रहा है बीकर में, लेकिन टेम्परेचर नहीं बदल रहा है, लेकिन रिएक्टिव है ना, तो डेली 0 नहीं होगा। मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में डेली 0 तभी होगा जब सिस्टम नॉन रिएक्टिव हो, आइडियल गैस हो।
एंड इसका आंसर मैं होमवर्क देता हूँ, केटीजी पे थोड़ा सोच के आना है कि ऐसा कैसे हो रहा है। अभी मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूंगा, लेकिन एक बार थोड़ा और पढ़ने का कोशिश करना है। तो लेक्चर नंबर जो भी होगा उसको दो हेडिंग में, और यहाँ से फिर से लिखना शुरू करो। सेकेंड पॉइंट क्या था तुम जानते हो। सेकेंड पॉइंट में चलो स्टेटमेंट यही लिख देता हूँ। सेकेंड पॉइंट तो यही था ना बच्चे। सेकेंड, चेंज कैन बी कैलकुलेटेड, है ना, चेंज कैन बी कैलकुलेटेड। स्टेट फंक्शन है, एक्सटेंसिव है, साइक्लिक में जीरो आइसोथर्मल। फिर से लिखना शुरू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सही है, ठीक है, लिखना शुरू कीजिए जल्दी से। एनसीवी सीवी डेल्टा टी, बताऊंगा क्यों। हाँ वो भी सही लॉजिक है, बढ़िया, वेरी गुड, सही बोल रहे हो। सो आज हम लोग कम से कम 20 पॉइंट तो याद करने का कोशिश करेंगे, किसको लेके, इंटरनल एनर्जी को लेके, ठीक है। नाउ सी, देखिए जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन या कंप्रेशन है ऑफ आइडियल गैस या नॉन रिएक्टिव, इस केस में होता क्यों, डेली क्यों जीरो होता है, उसको कैसे समझ पाए, डेली जीरो क्यों होता है। देखो एक्सपेंशन कंप्रेशन हो रहा है, फिर भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है। इसको इस तरह से समझिएगा बच्चे, मान लो आइडियल गैस है, ठीक है, लॉजिकली समझो, अगर किसी को समझाना है तो एक तो केटीजी के थ्रू समझा सकते हैं, काइनेटिक गैस थ्योरी के थ्रू, है ना। एक इसने बोला वो भी वैलिड रीजन, वो भी लिख दूंगा मैं, लेकिन फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूं कि क्यों जीरो है। तो जितना तुमने हीट दिया उतना ही वर्क हो गया, जितना तुमने हीट दिया उतना ही वर्क हो गया। 100 जूल हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, 100 जूल वर्क डन बाय द सिस्टम। मेरी बात समझ रहे हो, जितना खाना खाया उतना काम कर लिया, कुछ बचेगा, एनर्जी, फैट्स बनेंगे नहीं बने। देखिए कितना सिंपल है, पतला रहना, हेल्दी रहना, जितना खा रहे हो उतना काम कर लो। अरे ये सुनो, कितना सिंपल है, देख लो डाइटिशियन, हाँ, फर्स्ट लॉ, ठीक है, समझ गए। दूसरा इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लो सिस्टम पे वर्क हो रहा है, थर्मोडायनेमिकली ऐसे समझो, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम। ये भी है, दोनों केसेस हैं। इसके नीचे तुम जज्बात भी लिखोगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, Q प्लस डब्ल्यू, डेली जीरो है मतलब Q प्लस डब्ल्यू जीरो है, डेली जीरो, और डेली किसके बराबर होता है, Q प्लस डब्ल्यू, तो Q प्लस डब्ल्यू जीरो हो गया। अब यहां से देखो क्या हो गया, Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, हीट एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। जितना हीट एब्जॉर्ब हुआ उतना सिस्टम ने वर्क कर लिया, और यहां पर भी Q प्लस डब्ल्यू जीरो बोलोगे, लेकिन यहाँ इधर डब्ल्यू रखोगे। अब यहां क्या बोलेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम। पता है यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ का लिमिटेशन शुरू होता है इस स्टेटमेंट में। ये स्टेटमेंट ऐसा है कि जितना वर्क, जितना एनर्जी हीट एब्जॉर्ब हुआ उतना वर्क हो गया। पता है ये स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि किसी भी मशीन की इफिशियंसी 100% हो सकती है। मेरी बात समझना, जितना हीट एब्जॉर्ब हुआ उतना वर्क हो गया, ये थर्मोडायनेमिक्स का लिमिटेशन है फर्स्ट लॉ का। According to first law, efficiency of any machine is 100%, which is not true. Entire one form of energy cannot be converted to exactly another form. कुछ ना कुछ थर्ड फॉर्म में भी जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं समझ गए। थर्मोडायनेमिक्स ऐसा नहीं बोल रहा है, फर्स्ट लॉ ये बोल रहा है जितना हीट लिया उतना वर्क करा लो। भाई साहब कुछ ना कुछ एनर्जी जो लिया ना वो किसी और फॉर्म में भी जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो, पूरा का पूरा हीट वर्क में नहीं जाएगा, कुछ और फॉर्म में भी कन्वर्ट होगा। अरे यस सुनो, मेरी बात आ रही समझ में। इंटायर हीट एब्जॉर्ब्ड
can be converted to work. This is according to first law, and according to this we can say efficiency is 100%. और आपको पता है वर्ल्ड में कोई ऐसा मशीन नहीं बना आज तक जिसकी इफिशियंसी 100% है, या कोई ऐसा डिवाइस नहीं बना जो पूरे के पूरे वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को एग्जैक्टली अदर फॉर्म में कन्वर्ट करे। वो 3-4 फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। जैसे ये डिवाइस, ये बल्ब जितना इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है, लग रहा है कि वो पूरा का पूरा फोटोन में कन्वर्ट कर रहा है, लाइट एनर्जी में, रेडिएशन में कर रहा है ये? अरे नहीं करता भाई। अगर ऐसा होता ना तो फिलामेंट्स वगैरह जो है वो गर्म ही नहीं होता। मतलब कुछ हीट में भी जा रहा है, कुछ यूवी में भी जा रहा है। हमें पूरा चाहिए था क्या? विजिबल रीजन का स्पेक्ट्रम। अगर 100 जूल ले रहा है ना पर सेकेंड, पावर अगर 100 जूल है, 100 वॉट है पावर, तो हो सकता है 60 वॉट ही किस में कन्वर्ट हो रहा है? व्हाइट स्पेक्ट्रम में, बाकी 40 वेस्ट हो रहा है। सिंपल एग्जांपल है यार, तुम सुबह से शाम तक जितना खाना खाते हो वो क्या पढ़ाई में पूरा लग जाता है? ह्यूमन बॉडी तो मतलब बोल सकते हैं कि या तो बेस्ट मशीन या वर्स्ट मशीन। जो बात ये समझ गया, क्योंकि देखो बॉडी को चलाने के लिए तो एक एनर्जी चाहिए, वो तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा तुम पढ़ाई कर रहे हो, कुछ अदर एक्टिविटीज है, उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो जितना तुमने खाने के थ्रू एनर्जी लिया, सबको तुम एक ही फॉर्म में नहीं कन्वर्ट किए, किसी कुछ को मैकेनिकल में कन्वर्ट किए। जैसे मैं अभी सुबह नाश्ता करके आया हूँ, तो क्या मेरा एनर्जी एक ही फॉर्म में डिसिपेट हो रहा है? बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में जा रहा है, हर डिवाइस को एक्टिव रखने में जा, ब्लड फ्लो में जा रहा है। अरे यार सुनो, मैं बोल रहा हूँ साउंड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, मैकेनिकल फॉर्म, लिख रहा हूँ, डांट रहा हूँ, सब है, सब फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। अरे यार सुनो, सो फर्स्ट लॉ का लिमिटेशन समझा? ऐसा हो ही नहीं सकता कि कंप्लीटली हीट एब्जॉर्ब कैन बी कन्वर्टेड टू वर्क। कुछ ना कुछ अदर फॉर्म में भी जाता है, एंड दैट इज द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ आल्सो। पूरा जज्बात लिखो जितना मैंने बोला है अभी, खुद से लिखने की कोशिश कीजिए, है ना? इसके नीचे क्या जज्बात लिखोगे? हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम, है ना? And according to first law, what is the limitation? Efficiency of any machine can be 100%. First law, which is actually not possible. फर्स्ट लॉ के हिसाब से क्या लग रहा है? इफिशियंसी किसी मशीन का क्या हो सकता है? अरे जितना लिया उतना दिख रहा है ना। इसने ऐसा नहीं बोला ना कि अगर 100 जूल लिया तो 100 जूल वर्क नहीं करेगा। थर्मोडायनेमिक्स तो यही बोल रहा है ना, 100 जूल हीट लिया तो 100 जूल वर्क कर देगा। लेकिन 100 जूल अगर हीट ले रहा है ना, तो पता चला 50 जूल के अराउंड वर्क हो रहा है, बाकी अदर फॉर्म में जा रहा है। ये 100 जूल पूरा कन्वर्ट हो रहा है, उसमें डाउट नहीं है, लेकिन क्या वर्क में ही कन्वर्ट हो रहा है? लेकिन थर्मोडायनेमिक्स ऐसा बोल रहा है कि वर्क में ही कन्वर्ट हो रहा है। दैट इज फॉल्स। ओके, जल्दी 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 लिखो। सो आइसोथर्मल एक्सपेंशन कंप्रेशन में अगर कोई बोले कि आप सही से एक्सप्लेन करो कि वाई, सही से एक्सप्लेन करो, मान लो ऐसा बोल रहा है, हो जाएगा? आगे बढ़े, थोड़ा लिखिए भी। मैं चाहता हूं कि आधा पेज भी लिख दीजिए, जितना बात आपने समझी अपने लैंग्वेज में लिख दीजिए, ठीक है? देखो ये तो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन हो गया बच्चे, है ना? सेकंड एक्सप्लेनेशन देखो, आगे चल के सीखेंगे कि डेली ना एनसीवी होता है, आगे चल के सीखेंगे। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी जीरो हो गया, तो डेली जीरो हो गया। ऐसे भी याद कर लो। डेल्टा ई का एक एक्सप्रेशन तुमने क्या देखा फर्स्ट लॉ के हिसाब से? क्यू प्लस डब्ल्यू देखा ना? एक और एक्सप्रेशन याद रखो डेल्टा ई का, एनसीवी डेल्टा टी आइडियल गैस के लिए। तो ये कितना हो गया आइसोथर्मल में? तो ये पूरा टर्म ही क्या हो गया? जीरो हो गया। यहां तक सेकंड एक्सप्लेनेशन समझा सब लोगों ने? पक्का सब लोग? ठीक है।
फर्स्ट एक्सप्लेनेशन फर्स्ट लॉ से बोल दिया, जितना हीट लिया उतना वर्क करा लिया, जितना वर्क हुआ उतना हीट निकाल लिया। ये फर्स्ट, इसके बेसिस पे भी बात कर लिया। ये एक्सप्रेशन पे ज्यादा मैं एम्फेसाइज नहीं कर रहा हूं। हालांकि ये एक्सप्रेशन मैंने कब लिखा था, QV इक्वल टू लिखा था NCV डेल्टा T, और QP लिखा था NCP। अगर तुम सही से रिवाइज करोगे तो चीजें समझ में आएगी। मैंने हीट जब पढ़ाया था तो ये दो एक्सप्रेशन लिखा था, और वहीं पे मैंने ये लिख दिया था कि फ्यूचर में सीखेंगे कि इसको डेली और इसको डेलेच बोलते हैं। लिखा है मैंने, सुनते हुए बोलते हुए चीजें याद हो गई। नहीं समझ में लेकिन फॉर्मूला याद हो रहा है, काफी है, अचीवमेंट है ना। तो सेकंड एक्सप्लेनेशन समझा सब लोगों ने। चेंज इन टेम्परेचर हुआ ही नहीं, चेंज इन टेम्परेचर हुआ ही नहीं, ठीक है। अब देखो थर्ड एक्सप्लेनेशन की तरफ चलता हूं, जिसमें थोड़ा काइनेटिक गैस थ्योरी की बात कर लेंगे, काइनेटिक गैस थ्योरी की बात कर लेंगे। आगे बढ़े। देखिए सबसे पहले थर्ड एक्सप्लेनेशन में काइनेटिक गैस थ्योरी से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू F/2RT होता है, वेयर F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। सीखोगे फिजिक्स में F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अभी फिलहाल इतना लिख लेंगे। अगर मोनो एटॉमिक है ना तो ये 3/2RT होता है। फॉर क्या, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, नियॉन, मोनो एटॉमिक। मतलब मोनो एटॉमिक गैस का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 होता है। जो मोनो एटॉमिक गैस होता है ना बच्चे, वो एक मॉलिक्यूल है, तो उसकी मोशन अगर कोई रैंडम है तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा कुछ। मतलब मोनो एटॉमिक गैस अगर कहीं भी भाग रहा है तो उसकी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इधर वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जाएगा, या वाई एक्सिस के लॉन्ग जाएगा, या जेड एक्सिस के लॉन्ग जाएगा। यहाँ पे एक और टर्म है, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन, सब फिजिक्स में पढ़ोगे, इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। अभी उतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन ये सब एज ए होमवर्क आप ले सकते हो, और फिजिक्स में जब पढ़ाई होगा वहां पढ़ लेना। अगर अभी पढ़ सको थोड़ा बहुत तो पढ़ लो, जो मॉड्यूल भेजा है ओल्ड मॉड्यूल जेई वाला, उसमें दिया हुआ है सारी चीजें। काइनेटिक गैस थ्योरी, फिर से रिपीट कर रहा हूं, काइनेटिक गैस थ्योरी के हिसाब से ये जो फॉर्मूला है इसका क्या मतलब है, ये जो फॉर्मूला है इसका क्या मतलब है काइनेटिक गैस थ्योरी के हिसाब से। मैं रिपीट करता हूं यहां पे, फिर से समझना ये फॉर्मूला का क्या मतलब है। अभी अगर मीनिंग भी समझ गए तो मेरे लिए एक अचीवमेंट होगा। अगर मान लो इस कंटेनर में आइडियल गैस है, इस कंटेनर में क्या है, आइडियल गैस है, तो सारे गैस लॉज को जब मिला देते हैं तो एक इक्वेशन वैलिड होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। मतलब प्रेशर ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू टोटल मोल्स आरटी। टी इज द टेम्परेचर इन केल्विन। यहीं पर इन सारे गैस मॉलिक्यूल के लिए एक और इक्वेशन वैलिड है जो काइनेटिक गैस थ्योरी में पढ़ाई होगी, और वो कभी ना कभी मैंने बात किया है, पीवी इक्वल टू 1/3 MV/RMS का स्क्वायर। ध्यान रखना यहां पे मैंने 1 मोल ले लिया, n इक्वल टू क्या ले लिया है, 1 मोल। ये n मोल के लिए वैलिड है। अच्छा यहां 1 मोल होता है तो पीवी इक्वल टू आरटी हो जाता। अगर इसी को 1 मोल के लिए करना है तो पीवी इक्वल टू क्या लिख दोगे, आरटी। ठीक है, ये भी 1 मोल के लिए है। अगर n मोल के लिए करना होगा तो यहाँ n आ जाएगा। मैं वो n अभी नहीं लिख रहा हूं, बस ये दो इक्वेशन समझे। सेम प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट nRT के बराबर होता है, ये गैस लॉस से डिराइव होती है। प्रेशर इनटू वॉल्यूम, आइडियल गैस का प्रेशर और वॉल्यूम 1/3 MV/RMS के बराबर होती है, VRMS के स्क्वायर के बराबर होती है। ये काइनेटिक गैस थ्योरी से डिराइव होता है। कहां से डिराइव होता है, काइनेटिक गैस थ्योरी। कहां से डिराइव होता है ये, फ्रॉम काइनेटिक गैस थ्योरी। याद रहेगा। और यहीं पर एक नया बात सिखाता हूं आपको
कि इसी आइडियल गैस के लिए इस पूरे गैस मॉलिक्यूल का अपना स्पीड है ना बच्चे, U1, U2, U3 सबका अपना अपना स्पीड है। अरे ये सुनो, हर मॉलिक्यूल का अपना अपना स्पीड है। गुड टू गो। हर मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी? 1/2 mu1 स्क्वायर, बोलो 1/2 mu1 स्क्वायर प्लस हर मॉलिक्यूल एक पार्टिकल है, रिजिड पार्टिकल ऐसा मान लेते हैं जैसे जंपिंग बॉल होता है, स्फेरिकल है मान लेते हैं सारा मॉलिक्यूल, भाग रहा है रैंडमली इस रूम में दौड़ रहा है, तो हर का स्पीड कितना? 100 आने से चलेगा बच्चे? बोलो। ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं। अगर 1 मोल होगा तो लास्ट में Na तक जाएगा, U1, U2, U3, UNA 6 × 10⁻23 तक जाएगा हर मॉलिक्यूल का स्पीड। गुड टू गो। बोलो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आइडियल गैस है तो उसके लिए पहला इक्वेशन क्या वैलिड है? PV = दूसरा इक्वेशन उसके लिए क्या वैलिड है? PV = 1/3 mv RMS स्क्वायर रूट मीन स्पीड, रूट मीन स्पीड। मैं फिर बोलूं, m यहां क्या है? मोलर मास, मोलर मास ऑफ गैस। m क्या है यहां पर? अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो m लिख लेना, मोलर मास, मोलर मास। गुड टू गो। बोलिए, यहां तक समझ में है? पहले इतना लिखो, आगे फिर बढ़ते हैं। मैं बताऊं अभी क्या होने वाला है फ्यूचर में, थोड़ा सा फ्यूचर दिखाता हूं, यही पूरा एक्सप्रेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना आपको बच्चे, ये बाद में सॉल्व करके किसके बराबर आएगा? हाफ mv1 स्क्वायर, हाफ mv2 स्क्वायर, ये पूरा सब सिंप्लीफाई होके किसके बराबर आ जाएगा? F/2RT। मतलब इतना बार बार सबका स्पीड को ऐड करके काइनेटिक एनर्जी नहीं निकालेंगे, ये सब आ जाएगा किसके बराबर? अगर यहां पे गैस है, सब लोग इधर इधर, अगर यहां पे गैस है तो हर मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी का समेशन, 1 मोल मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी का समेशन F/2RT आएगा। हालांकि पहले इस तरीके से सॉल्व होगा, लेकिन इसका कोई वर्क नहीं है, कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करें? तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और बहुत सारे ऐसे स्टैटिकल एंड प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट है जिसके बेसिस पे ये पार्ट इसमें कन्वर्ट हो जाता है। एंड ये टोटली पार्ट हमेशा से फिजिक्स में ही रहा है एक तरह से समझो, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में यूज करना है हमें, तो हमें बताना पड़ रहा है। मैं क्या स्किप कर रहा हूं? इसका प्रॉपर डेरिवेशन कि आया कैसे, इसका डेरिवेशन तो करा भी दिया, सब लॉज को कंबाइन करो आ जाएगा, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गे-लुसाक्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, सबको कंबाइन करो आ जाएगा। ठीक है, ये वाला काइनेटिक गैस थ्योरी, इसको काइनेटिक गैस इक्वेशन बोलते हैं, इसका डेरिवेशन होमवर्क है। इसका डेरिवेशन कर लोगे तो फिर इसका डेरिवेशन अभी मैं क्लास में करा दूंगा। इसका डेरिवेशन अगर सही से तुम घर पे कर लेते हो तो इसका डेरिवेशन मैं अभी करा दूंगा क्लास में, तुरंत हो जाएगा, इन्हीं दोनों के बेसिस पे आ जाता है। ठीक है, लिख के रखो। यहां तक लिखा सबने? केटी जी तूने डिराइव किया था ना, बिना देखे एक बार ट्राई करना है ना। हाँ, लेकिन कैसे आया वो देखो, थर्ड वाला पॉइंट सिंपल है ना। मान लो तुम लोग सब इस रूम में भागना शुरू कर दिए और तुम लोग सब एक मॉलिक्यूल हो, मैं बोलूंगा बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो क्या करेंगे, कैसे निकाले काइनेटिक एनर्जी? मेरा मास हाफ m v1 स्क्वायर, हाफ m, सबका मास सेम क्योंकि सेम मॉलिक्यूल है इसलिए हर जगह पे सेम ले रहे हैं मास, हाफ m v2 स्क्वायर, v3 स्क्वायर, v, ऐसे निकालते हैं ना काइनेटिक एनर्जी बच्चे। काइनेटिक एक्सप्रेशन क्या हमें पता है? हाफ m v स्क्वायर। फोर्स का एक्सप्रेशन क्या पता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, पढ़ा है ना। तो उसी तरह काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हर मॉलिक्यूल को एक रिजिड पार्टिकल मानते हैं जिसकी मास सबका सेम है लेकिन स्पीड अलग अलग है, तो सबको ऐड करके निकाल रहे हैं। अभी इसके बाद ये कैसे आएगा वो समझा देता हूं। ओके, यहां पे VRMS क्या है वो भी बता देता हूं। इधर वाला पार्ट हटा दूं क्या? लिख लिया इधर, देखो है कोर फिजिक्स,
ऐसे समझो, ये पार्ट जो है ना, मुझे लगता है पूरा थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में ही कर देना चाहिए, नहीं? थर्मोकेमिस्ट्री वाला पार्ट इधर रख सकते हैं, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट उधर ही रख देना चाहिए। धीरे धीरे हो सकता है फ्यूचर में हो जाए ये चीजें। कहाँ खो गया? लिखो ना, पूरा लिख लिया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इधर एक पार्ट और वीआरएमएस का एक डेफिनेशन लिख देता हूँ। कोई पूछे वीआरएमएस क्या है, मैंने पहले भी बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। वीआरएमएस जो है हर मॉलिक्यूल के स्पीड का स्क्वायर का समेशन है। ये पहले भी बताया था बच्चे, हर मॉलिक्यूल के स्पीड का स्क्वायर का समेशन है बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, फिर इसका रूट भी है। कोई बोले वीआरएमएस क्या है, मैंने क्लास में कभी बताया था, कोई अगर आ जाए बाहर से और पूछे कि क्लास का मार्क्स बताओ, तो मैं हर स्टूडेंट का मार्क्स नहीं बताऊंगा, सारे स्टूडेंट का मार्क्स को सम करके नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे। इसको बोलते हैं कॉमन एवरेज। जैसे पढ़ा ना 10 में मीन मीडियन मॉड, उसी तरह से एक तरीका क्या है, हर मॉलिक्यूल का स्पीड को, है ना, अगर भी एवरेज कोई पूछता ना, तो इसका डेफिनेशन हो जाता है U1 U2 UN, स्क्वायर नहीं लेना है, बाई n। ये है एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द कंटेनर। एवरेजिंग का एक और तरीका क्या है, हर इस मॉलिक्यूल के स्पीड को स्क्वायर करो, फिर सम करो, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करो, फिर बाद में स्क्वायर क्या था इसलिए रूट ले लो। जैसे कोई बाहर से आए ना, तो मैं उसको ये भी बता सकता हूं कि रूट मीन मार्क्स, स्पीड नहीं, आरएमएस नहीं, आरएमएस बोल रहे हैं यहाँ पे, रूट मीन स्पीड, आरएमएम बोलेंगे, रूट मीन मार्क्स। कैसे निकलेगा रूट मीन मार्क्स तुम लोगों का? सभी का लास्ट महीने का जो मार्क्स है उसको स्क्वायर करेंगे, फिर सबके मार्क्स को ऐड करेंगे, फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करेंगे, और फिर बाद में रूट भी ले लेंगे। क्लियर है? तो वीआरएमएस अगर कोई पूछे, एक और स्पीड है वीएमपीएस, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्या है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब क्या होता है समझो, इस क्लास में मान लो जितने भी बच्चे हैं उसमें से मैक्सिमम बच्चों को 500 आया, तो हम बोलेंगे दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स। गुड टू गो। मान लो यहाँ पे 1000 मॉलिक्यूल है और 800 मॉलिक्यूल एक ही स्पीड से भाग रहा है, मान लो 400 मीटर पर सेकेंड से 800 मॉलिक्यूल भाग रहा है, तो व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स? 400 मीटर पर सेकेंड। सबको समझ में है? ये तरीका है एवरेज करने का, है ना। इसको क्या बोल सकते हैं? स्पीड, है ना, स्पीड हैविंग, या मॉलिक्यूल हैविंग, मैक्सिमम मॉलिक्यूल हैविंग दैट स्पीड, मैक्सिमम मॉलिक्यूल, या क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम स्पीड पोजेस्ड बाय मैक्सिमम मॉलिक्यूल, स्पीड ये लिख सकते हैं, है ना। फ्यूचर में मैं आपको बता दूंगा बच्चे, ये काइनेटिक गैस थ्योरी से डिराइव करके आ जाता है 8 बाई पाई RT बाई M, 8 बाई पाई, ये डिराइव करके आ जाता है 3 RT बाई M। मतलब देखो, हर मॉलिक्यूल का एवरेज स्पीड एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, और मोलर मास भी है वहां पे, मोलर मास भी है, M मोलर मास है, या हर मॉलिक्यूल का रूट मीन स्पीड, वो भी किस पे डिपेंड कर रहा है? एब्सोल्यूट। और ये भी सिंप्लीफाई करके आता है 2 RT बाई M। ये सब का डेरिवेशन मैं तो होमवर्क ही दे सकता हूं अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि इसमें 3-4 घंटे मुझे देने का मन नहीं है। समझ गए? सब कहां से आएगा? काइनेटिक गैस थ्योरी से, आइडियल गैस इक्वेशन से, आइडियल गैस लॉज से, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से आएगा। खैर यहां तक सब लोग समझ गए? बोलो, हटा दें इसको। अब मैं बताने जा रहा हूं कि ये वाला एक्सप्रेशन इसमें कैसे कन्वर्ट हुआ। कौन सा एक्सप्रेशन? हाफ mv v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर का समेशन इसमें कैसे कन्वर्ट हुआ।
देखो फिर से ये वाला पार्ट एक बार आपके लिए फिर से लिख रहा हूं, गौर करना। मैंने क्या बोला, एक कंटेनर है और उसमें आइडियल गैस है, कितना मान लेते हैं, 1 मोल आइडियल गैस है। पहला इक्वेशन जो इसके लिए हम लिख सकते हैं वो है पीवी इक्वल टू आरटी, एनआरटी नहीं, एन तो 1 हो गया। दूसरा इक्वेशन जो इसके लिए लिख सकते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन से, पीवी इक्वल टू 1/3 एम वी आर एम एस स्क्वायर। एम यहां मोलर मास है, ध्यान रखिएगा, है ना। एम क्या है, मोलर मास है। गुड टू गो। अब हर मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी क्या लिखने वाले हैं बताओ। अभी तो बताया, हाफ एम U1 स्क्वायर, हाफ एम U2 स्क्वायर, कहां तक जाएगा बच्चे, हाफ एम यू एन ए क्यों, 1 2 3,000 लैक्स 6 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। यहां क्या कॉमन दिख रहा है, कोई बताएगा, 1/2 एम कॉमन दिख रहा है, U1 स्क्वायर। यहां U1 U2 क्या है बच्चे, हर मॉलिक्यूल का स्पीड का स्क्वायर है, बोलो। अच्छा वीआरएमएस का एक बार फॉर्मूला देखो तो, वीआरएमएस का फॉर्मूला देखो, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, यहां पे दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो इधर क्या होगा, वीआरएमएस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, U1 स्क्वायर U2 स्क्वायर U3 स्क्वायर बाई एन। इधर वाला रूट खत्म हो जाएगा ना, इधर स्क्वायर आ जाएगा। कहीं ना कहीं ये वाला पार्ट टोटल कितना आएगा, सोच के देखो, एन भी इधर मल्टीप्लाई कर दो। अरे बोलो भाई, सिर्फ मुझे ये वाला पार्ट बताओ कितना होगा अगर सॉल्व करे तो। कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कितना आ सकता है वीआरएमएस के टर्म्स में बताओ। दोनों तरफ स्क्वायर किया तो उधर का रूट खत्म, इधर स्क्वायर हो गया। हमें ब्लैक वाले पार्ट को एक तरफ रखना है तो एन इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। कितना हो जाएगा, U1 स्क्वायर U2 स्क्वायर समेशन एन इंटू, प्लीज फील इट, बढ़िया। तो इसके जगह पे हम क्या रखने जा रहे हैं, हाफ एम, टोटल 1 मोल मॉलिक्यूल है ना, तो ये एन होगा, 1 मोल है, कितना रख दें, Na VRMS स्क्वायर, बोलो। बढ़िया, वेरी गुड। अब मुझे बताओ मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इनटू Na। मास ऑफ एम, यहां पे एक मॉलिक्यूल का मास है, अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो लिख के रख लेना, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। अब बताओ मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इनटू Na, मोलर मास। अरे भाई साहब, मूल कंसेप्ट क्या, मोलर मास, VRMS क्या कर दिया, समझ में आया। ईच मॉलिक्यूल का मास इनटू Na इज इक्वल टू मोलर मास। अरे सुनो, अच्छा बताओ तो क्या हम इस वाले को क्या रख सकते हैं, इन दोनों को इक्वेट करके क्या मिलेगा बताओ तो, इन दोनों को इक्वेट करके क्या मिलेगा, RT इक्वल टू, क्योंकि यहां भी पीवी है यहां भी पीवी है, तो दोनों को इक्वेट करके क्या मिलेगा, मिलेगा। हमें अगर एम वी आर एम एस चाहिए तो इधर 3 मल्टीप्लाई कर दें, यहां से क्या मिल जाएगा, यहां पे लिख देता हूं, फ्रॉम 1 and 2 एम वी आर एम एस स्क्वायर इक्वल टू 3 RT। अच्छा यहाँ पे VRMS स्क्वायर के जगह पे वो रख दें क्या, क्या रख दें, पहले तो देखो, पहले तो इसके जगह पे उसको यूज किया, अरे ऐसा नो, इसके जगह पे ये वाला पार्ट यूज किया, फिर कुछ मिला। अब MVRMS के जगह पे काइनेटिक गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, MVRMS इक्वल टू, देखो हो गया डिराइव, 3/2, यही तो था काइनेटिक एनर्जी, यही तो लिखा था मैंने। So kinetic energy of 1 mole of monoatomic gas is given by this, no doubt, given by this, but ultimately that converts to, मेरे बात समझना, पता है इस तरह का एक्सप्रेशन
हम अपने तुम्हारे लिए नहीं लिख सकते। मैं बोलो मेरा काइनेटिक एनर्जी बताओ, मेरा काइनेटिक एनर्जी इस रूम के टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। मेरा काइनेटिक एनर्जी इस रूम के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा क्या? जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है उसका काइनेटिक एनर्जी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन इस रूम में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, अर्थ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? अर्थ के टेम्परेचर पे, इस रूम के टेम्परेचर पे। एक कंटेनर में जो मॉलिक्यूल्स है उसकी काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल नो डाउट हाफ एम बी स्क्वायर होता है, लेकिन अल्टीमेटली वो कन्वर्ट किस में हो जाता है? Kinetic energy of each molecule is proportional to absolute temperature at which the gas is kept. Kinetic energy of each molecule is proportional to absolute temperature at which gas is kept. आ रहा है समझ में? Kinetic energy of each molecule is proportional to absolute temperature at which gas is kept. क्लियर है? लिख के रखिए। कैसे डिराइव किया थोड़ा ढंग से लिखिए। देखो अभी जो एक्सप्रेशन डिराइव हुई है, ये बात समझ में कैसे डिराइव हुई, एक बार फिर से बता देता हूं। ये आइडियल गैस इक्वेशन से आया, ये काइनेटिक गैस इक्वेशन से आया, इसका डेरिवेशन होमवर्क है। ये मैंने बोला भी है पढ़ने के लिए, आइडियल गैस इक्वेशन आइडियल गैस लॉज से आता है, इसको कंबाइन करने से आइडियल गैस इक्वेशन आ जाता है। ये 3 डेफिनेशन अलग से याद करने हैं। काइनेटिक एनर्जी जैसे लिखते हैं हर मॉलिक्यूल को वैसा ही लिखा है हमने, लेकिन ये वाला पार्ट को हमने रिप्लेस कर दिया V_RMS² इंटू n से, है ना। यहाँ देखो ना, ये वाला पार्ट कितना आएगा, स्क्वायर करके इधर n मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे रिप्लेस किया हमें क्या मिला, mNA V_RMS², मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इंटू Na मोलर मास। तो हमें क्या मिल गया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाउ मच, 1/2 m V_RMS²। और हमें इन दोनों इक्वेशन को जब कंबाइन किया तो हमें दिख रहा है कि mv1² किसके बराबर आ रहा है। तो यहां से प्रूव हो गया क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस इज 3/2 RT। मतलब इसका एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये स्टेटमेंट लिख लेना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। Kinetic energy of any ideal gas is directly proportional to its absolute temperature. Kinetic energy of any ideal gas is directly proportional to its absolute temperature. अब अगर इस लाइन को तुम नहीं समझ पा रहे हो तो इसको ऐसे समझाता हूं। एक कंटेनर है, मान लो N2 है, एक कंटेनर है H2 है, O2 है, CO2 है। अगर सभी 25 डिग्री C पे है, ऑल, है ना, समझना। तो अगर तुमसे पूछे काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ N2 तो F/2 RT बोल दोगे, F/2। ध्यान रखना ये तो चलो पॉलीएटॉमिक है, सारे डायटॉमिक है, कम से कम इन सब के लिए तो पक्का बोल सकते हो क्योंकि सारे डायटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम होगा। सारे मोनोएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3। सारे डायटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगा। ऐसे उसको हटा सकते हैं। यहाँ पे मान लो मैं रख देता हूं Cl2 सपोज, सब सेम टेम्परेचर पे है बच्चे। इसका मास अगर एक मॉलिक्यूल का बोलोगे तो 28 AMU आएगा, इसके एक मॉलिक्यूल का 2 AMU आएगा, 1 मोल का 2 ग्राम, इसका 32 AMU। Cl2 का तो और ज्यादा आएगा, 71, 35.5 प्लस 35.5, 71 AMU। देखो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितना लिख दिया, 3/, और बताओ इसका टेम्परेचर कितना है, सॉरी F/2 ना, F/2 RT, T मतलब 298। इसकी भी काइनेटिक एनर्जी कितना लिखने वाले हैं, पर मोल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ H2 कितना लिखने वाले हैं, F/2 बोलो, R इंटू, मेरे बात समझो, मैं यहाँ पे क्या बताने का कोशिश कर रहा हूं, उसके मास पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। हर गैस का मास अलग अलग है,
मतलब ऐसे सोचो, यहाँ ट्रक चल रही है, यहाँ पे कार चल रही है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी सेम है। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? हम अपना और तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी का बात करेंगे ना, तो मेरे मास और मेरे स्पीड पे डिपेंड करेगा, ना कि टेम्परेचर पे, किस टेम्परेचर पे हम भाग रहे हैं। लेकिन गैस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा? उसके इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मोलर मास। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दो अलग अलग गैस है, दोनों की मास अलग अलग है, देख रहे हो, ये लगभग 14 टाइम्स हेवियर है, फिर भी बोल रहा हूं दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम। अरे ऐसा नो, H2 के रिस्पेक्ट में 16 टाइम्स हेवियर है, फिर भी सबकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? सेम। दैट इज द थिंग। क्लियर है? इफ डिफरेंट गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर, all gas will have, if different gases are at same temperature, all gas will have same kinetic energy। जो स्टेटमेंट लिखा है उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्लियर हो रहा है? ध्यान रखना, पर मोल ये डेटा है। यहां भी काइनेटिक एनर्जी क्या बोलोगे बच्चे? 1 मोल O2 का, 1 मोल Cl2 का, सबकी काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है? हाँ, अगर N2 दो अलग अलग टेम्परेचर पे होगा, तो जो हायर टेम्परेचर पे N2 है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। अरे ऐसा नो, अगर H2 और N2 अलग अलग टेम्परेचर पे है, मान लो ये 50 डिग्री सी पे रहता है और ये 25 पे, H2 देखो लाइटर होने के बाद भी बोलते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, क्योंकि वो डिपेंड करता फिर किसने पे? उसके टेम्परेचर पे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, नॉट देयर मोलर मास। हालांकि एक्सप्रेशन मोलर मास से ही निकल के आया, लेकिन बाद में क्या आ गया? समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। ये स्टेटमेंट फील हुआ? ये डायग्राम बना के लिख के रखो, सबकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? F/2 RT। टू डिफरेंट गैसेस एट सेम टेम्परेचर विल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। ये लाइन भी लिख सकते हो, या डिफरेंट आइडियल गैसेस एट सेम टेम्परेचर विल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। डिफरेंट आइडियल गैसेस at same temperature will have same kinetic energy। different ideal gases, मैं इसको ऐसे समझो ना, ये क्लासरूम में मान लो O2 है और सामने वाले क्लासरूम में H2 है, लेकिन दोनों क्लासरूम का टेम्परेचर अगर सेम है, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा O2 का, वही काइनेटिक एनर्जी होगा उस वाले रूम में H2 का। ऐसे समझते हैं बस, ठीक है? डिग्री ऑफ फ्रीडम होमवर्क दिया है, थोड़ा पढ़ के आइए। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, वो भी होमवर्क दिया है, ठीक है? नाउ यहाँ पे देखो, मैंने काइनेटिक एनर्जी पर मोल क्या बोला है? अगर मोनोएटॉमिक है तो 3/2 RT फॉर 1 मोल ना, फॉर 1 मोल। अगर पर मॉलिक्यूल बोले तो क्या हो जाएगा? 3/2 RT/Na फॉर 1 मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है? इसको ना R/Na इंटू टी कर लें। R/Na एक नया कांस्टेंट है जिसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये एक्सप्रेशन कब लगाना है? पर मॉलिक्यूल अगर कोई पूछे, इसका वैल्यू भी निकाल सकते हो, आर का वैल्यू रखो, Na का वैल्यू रखो, सॉल्व कर लो। क्या? हाँ 8.314, बताओ कितना आएगा K इक्वल टू, चलो कैलकुलेट कर देते हैं। 8.314 6.022 इंटू 10⁻23। तो मुझे लगता है कि 10⁻23 ऊपर जाएगा माइनस में, एंड दिस बाय दिस 1.23 के आसपास आता है, चेक कर लीजिए। और इसका यूनिट क्या होगा बता सकते हो? इसका यूनिट होता है जूल पर मोल पर केल्विन, और इसका दिस इज पर मोल होता है, दिस नंबर इज पर मोल, तो मोल मोल कैंसिल आउट हो जाएगा। जूल पर केल्विन इज द यूनिट ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। जैसे यूनिट एंड डायमेंशन में कभी कभी पढ़ा होगा ना, कुछ कुछ क्वांटिटी है ना, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन पूछते हैं, कभी कभी पूछते हैं कि नहीं? उसी तरह आपसे पूछ सकता है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन बताइए, यूनिट बताइए,
ये डायमेंशन नहीं है, क्या है? यूनिट। डायमेंशन mLT के फॉर्म में लिखते हैं, याद है? बताओ इसका डायमेंशन क्या होता है एनर्जी का, किसी को पता है तो? डायमेंशन बताओ एनर्जी का। m L2T-2 और K-1, तो ये सब जोड़ के ही एक साथ लिख सकते हो। दैट इज द डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। पक्का ना? mL² है ना? mL² T-2। ठीक। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट साइंटिस्ट का नाम है। बोल्ट्जमैन, डबल एन होगा शायद। बोल्ट्जमैन, टी साइलेंट है, BOLTZMANN, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, ध्यान रखना। अभी क्लास कहाँ से शुरू हुआ था? आइसोथर्मल में डेली जीरो क्यों होता है उसका एक्सप्लेनेशन चल रहा था। पहला एक्सप्लेनेशन में आया कि जितना हीट लिया उतना वर्क कर लिया, फर्स्ट लॉ से प्रूव किया। दूसरा एक्सप्लेनेशन जो इसने बताया कि सर डेली इक्वल टू NCP डेल्टा टी भी होता है, तो टेम्परेचर जीरो होता है, इसीलिए आइसोथर्मल में टेम्परेचर चेंज जीरो है, तो डेली भी जीरो है। तीसरा एक्सप्लेनेशन में हम लोग जा रहे हैं। तीसरा एक्सप्रेशन देने से पहले हमने क्या शुरू कर दिया? काइनेटिक गैस थ्योरी एंड वो सारे एक्सप्रेशंस एंड ऑल। गुड टू गो। तीसरा एक्सप्लेनेशन चल रहा है, हाँ उसी में चल रहा है, अभी दिया नहीं है थर्ड एक्सप्लेनेशन। अब तुम्हें मैं ये समझाऊंगा कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ आइडियल गैस में डेली जीरो क्यों होता है बेस्ड ऑन काइनेटिक इक्वेशन। फिर से याद करो, आइसोथर्मल एक्सप्रेशन कंप्रेशन में डेली जीरो क्यों होता है, फर्स्ट लॉ से समझाया मैंने। जितना हीट लिया उतना वर्क कर लिया, जितना वर्क हुआ उतना हीट निकाल दिया, याद है? वो डायग्राम बनाया था। दूसरा क्या समझाया था कि आइसोथर्मल में आइडियल गैस एक्सपेंशन कंप्रेशन में जीरो क्यों होता है डेली। दूसरा भी पार्ट बताया था, NCV डेल्टा टी होता है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी जीरो हो गया। कितना बार रिपीट कर रहा हूँ, सीखो ना। एंड थर्ड एक्सप्लेनेशन में अब मैं जाने वाला हूँ। आगे बढ़े, बोलो। ध्यान रखना, थर्ड एक्सप्लेनेशन के लिए हम काइनेटिक गैस इक्वेशन का यूज करने वाले हैं, या फिर जो हमने डिराइव किया है कि काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT होता है, उसका यूज करने वाले हैं। गौर करना बच्चे, अगर यहाँ पे आइडियल गैस है और इसको किसी प्रोसेस का सामना करना पड़ रहा है, और वो प्रोसेस डिफाइंड है आइसोथर्मल एक्सपेंशन या कंप्रेशन। कैसा प्रोसेस है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन या, ये डिफाइंड है, चलेगा? पता है एन मोल गैस है और आप नॉन रिएक्टिव है। कंप्रेशन एक्सपेंशन करने के बाद अगर यहाँ नाइट्रोजन है तो यहाँ भी नाइट्रोजन है, पहले 100 मॉलिक्यूल का नाइट्रोजन का है तो यहाँ भी कितना है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन का प्रोसेस कंटेंट चेंज नहीं हो रहा है, कंटेंट चेंज नहीं हो रहा है, अभी भी आइडियल गैस है, एन मोल है। मुझे बताओ, हम ऐसे लिख सकते हैं कि इनिशियली P1 V1 T1 E1, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? P2 V2 T2 इक्वल टू T1, क्योंकि आइसोथर्मल है। और मान लेते हैं कि जब कांड हो गया तो एनर्जी इंटर्नजी कितना हो गया? E2 हो गया। इंटर्नजी कितना हो गया? E2 हो गया। इस कंडीशन पे स्टेट 1 पे, सिद्धांत ध्यान नहीं दे रहा है, स्टेट 1 पे इंटर्नजी कितना है? E1, और स्टेट 2 पे इंटर्नजी क्या है? E2, चलेगा? अब मुझे बताओ बच्चे, E1 इक्वल टू अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या मैं ऐसा लिखूं, काइनेटिक एनर्जी 1, पोटेंशियल एनर्जी 1, रोटेशनल एनर्जी 1, बोलो। चलो पूरा लिख देता हूं, काइनेटिक एनर्जी 1, स्टेट 1 पे काइनेटिक एनर्जी को भी मैंने क्या लिख दिया? KE1। स्टेट 1 पे पोटेंशियल एनर्जी कितना लिख दिया? PE1। रोटेशनल एनर्जी RE1, वाइब्रेशनल एनर्जी RE1, है ना? न्यूक्लियर एनर्जी सो ऑन। स्टेट 2 पे मैं कितना लिखूं बताओ तो? स्टेट 2 पे क्या लिख दूं? आपको पता है ना, इंटरनल इज सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी।
स्टेट 1 पे अगर इंटेंसिटी पूछा जा रहा है तो स्टेट 1 पे जो भी टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम है उस समय हर एनर्जी का समेशन, तो उस समय जो इस हर मॉलिक्यूल का स्पीड है उसके वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या लिख दिया, ke1। मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट रिपेल कर रहा है तो पोटेंशियल क्या लिख दिया, p1। मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है, स्प्रिंग लगा हुआ है, लास्ट क्लास बताया था, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, न्यूक्लियर एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी सब ऐड कर दें। अच्छा स्टेट 2 पे भी मॉलिक्यूल क्या रुका है क्या, स्टेट 2 पे भी दौड़ रहा है मॉलिक्यूल, तो स्टेट 2 पे क्या लिखेंगे, K2 P2 RE2 V2 NE2 एंड सो ऑन। बोलो पक्की बात, देखना अभी फील आएगा। अगर तुम सच में समझने के इंतजार में बैठे हो बोलो वाह सर क्या समझ में आया, है ना। डेली कितना लिख दें बच्चे, E2 माइनस E1 लिख दें। अच्छा कितना लिख दें, Ke2 नहीं चलो पहले लिख देते हैं, Pe2 है ना, RE2 VE2 NE2 बोलो माइनस K1 P1 RE1 VE1 NE1 बोलो इतना लिखें। अब क्या करना चाहिए मुझे बताओ जल्दी से, जल्दी। हाँ क्या लिख दें, K2 माइनस K1 प्लस P2 माइनस P1 प्लस आ रहा है समझ में, न्यूक्लियर एनर्जी है ना, ऐसे चलेगा, है ना। अब देखना ध्यान देना, जब आइडियल गैस यहां से यहां गया तो हर मॉलिक्यूल का क्या क्या बदला है सोचना है। मॉलिक्यूल जैसा दिख रहा है यहाँ N2, यहाँ भी तो ऐसा ही दिख रहा है ना। मॉलिक्यूल की क्या बदली, कुछ बदली क्या, मॉलिक्यूल का अपना बॉन्ड वगैरह बदला, मॉलिक्यूल का ऐसा हुआ कि कोई बॉन्ड टूट गया, क्या मॉलिक्यूल का न्यूक्लियस बदल गया, अरे कुछ बदला है, जो कंटेंट है वही है, बोलो अरे सुनो, जो कंटेंट है वही है, बदला क्या है अगर तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे जो VRMS था, VRMS मान लेते हैं 1 है तो यहाँ पे VRMS 2 है, स्पीड बदला है मॉलिक्यूल का कंप्रेशन एक्सपेंशन से, अरे सुनो ध्यान रखना, स्पीड भी तब बदलेगा जब प्रोसेस आइसोथर्मल होगा, तब बदलेगा क्या, अरे प्रोसेस आइसोथर्मल होगा तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगा, अभी तो बताया काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, अगर आइसोथर्मल है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा क्या, मान लो चलो आइसोथर्मल अभी हटा देते हैं, कोई प्रोसेस हुआ तो मेनली किस में चेंज आएगा बताओ, अब ऐसे समझिए, एक कार यहां से चलना शुरू किया, यहां रुक गया, 100 किलोमीटर मान लो चला, तरीके से क्या चेंज आई कार में, तरीके से फ्यूल टैंक में पेट्रोल कम हो गई, बाकी कार में कोई चेंज, मैं ये नहीं बोलता कि टायर घिस गया बहुत ज्यादा, मेरी बात समझना, जैसा कार था यहाँ पे 100 किलोमीटर के बाद भी कार वैसा ही है, बाकी कोई चीज नहीं बदला, सिर्फ क्या बदला, बशर्ते रास्ते में एक्सीडेंट नहीं हुआ हो, अगर कार का शेप ही बदल जाएगा, अरे समझ रहा है ना, शेप बदल गया, डिफॉर्मेशन हो गई, तो ये ऐसा ही केस है बच्चे, अगर आइडियल गैस वन स्टेट से अनदर स्टेट गया तो कुछ नहीं बदला एक्सेप्ट द स्पीड, क्या बदला है बोलिए, क्या बदला है, स्पीड। और मैं बताऊं एक चीज यहाँ ईमानदारी से समझना, जब आइडियल गैस होता है ना तो आपस में अट्रैक्शन रिपल्सन काइनेटिक गैस थ्योरी का एजम्पशंस है कि आइडियल गैस के बीच में अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं होता, मतलब पहले भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो था, बाद में भी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं बदला, मॉलिक्यूल का जो वाइब्रेशन था पहले और बाद में सेम है, बॉन्ड टूट ही नहीं रहा है,
न्यूक्लियर एनर्जी नहीं बदला, बॉन्ड एनर्जी नहीं बदला, रोटेशनल एनर्जी नहीं बदला, सब ये सब क्या हो चुका है, ये सब जीरो, ये सब बदल ही नहीं रहा है। मैं समझ रहा हूं, जैसे कार वाला एग्जांपल दिया ना, डिफॉर्मेशन हुआ ही नहीं ना कुछ उसके बॉडी में, जैसा चल रहा था वैसा पहुंच गया। मैं मानता हूं कि कार ज्यादा घिसी भी नहीं उसकी टायर, तो मेन चेंज किस में आया है उसकी, फ्यूल में, मतलब काइनेटिक एनर्जी। इसीलिए डेल ई आइडियल गैस के लिए अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है आइडियल गैस के केस में। बोलो किसके बराबर होता है, डेली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। बाकी सब में हम चेंजेस क्या मानते हैं, अप्रोक्सीमेशन ही है। जैसे बोला ना कार ज्यादा घिसी नहीं, अप्रोक्सीमेशन है, मतलब वाइब्रेशन जो पहले था, अगर वाइब्रेशन एनर्जी पहले एक्स था तो बाद में भी एक्स ही है, प्रोसेस हो गया उसके बाद भी वाइब्रेशन एनर्जी नहीं बदली, पहले रोटेशनल एनर्जी था बाद में भी वही है, प्रोसेस होने के बाद भी रोटेशनल जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा है। बॉन्ड एनर्जी पहले ट्रिपल बॉन्ड था अभी भी ट्रिपल बॉन्ड है, तो बॉन्ड एनर्जी कहां बदला बताओ, कंटेंट में कहां चेंज आ रहा है, कार्ड डिफॉर्म हो रहा है क्या, किस में चेंज आ रहा है, मेनली पेट्रोल में। उसी तरह यहां बोलेंगे मेनली किस में चेंज आ रहा है, हर मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है कंप्रेशन एक्सपेंशन से। अगर तुम वॉल्यूम कम करोगे तो स्पीड कम जगह मिलेगा ना उसको दौड़ने के लिए, बढ़ाओगे तो ज्यादा जगह मिलेगा दौड़ने के लिए, तो स्पीड में चेंज आ सकता है, किसमें चेंज नहीं आएगा, अदर किसी में। तो आइडियल गैस के लिए डेली क्या बोलोगे, अप्रोक्सीमेटली। अब मुझे बताओ बच्चे, यहाँ पे काइनेटिक गैस इक्वेशन से काइनेटिक एनर्जी 1 क्या लिखेंगे, F/2 RT1। अगर मान लेते इनिशियल टेम्परेचर क्या है T1, यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन से KE2 क्या लिखेंगे, RT2। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, दिस माइनस दिस, बोलो K2 माइनस K1, क्या लिख दें इसको, F/2 R डेल्टा डी, T2 माइनस T1। तो यही एक्सप्रेशन किस में चेंज हो जाएगा, डेली इक्वल टू क्या लिख दें, अप्रोक्सीमेटली F/2 R डेल्टा डी लिख दें। और अब बताओ बच्चे, आइसोथर्मल में क्या होता है, आइसोथर्मल में क्या होता है बच्चे, डेल्टा टी जीरो होता है, तो डेली क्या हो जाएगा, दिस इज अनदर एक्सप्लेनेशन, समझे। अगर आइसोथर्मल है तो डेल्टा टी जीरो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर आइडियल गैस। अप्रोक्सीमेटली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर आइडियल गैस। तो अभी तक हमने जो पॉइंट्स देखे, आइसोथर्मल है ना, एक्सपेंशन कंप्रेशन ऑफ आइडियल गैस, क्या बोल दिया था, डेली जीरो। तीन एक्सप्लेनेशन दिया इसका, तीनों ध्यान में है। पहला फर्स्ट लॉ है ना, दूसरा एनसीवी डेल्टा टी होता है, और तीसरा मैंने बताया कि डेल ई एक्चुअल में डेल के ई के बराबर होता है, और डेल के ई जो होता है F/2 R डेल्टा टी होता है। अगर आइसोथर्मल है तो T कांस्टेंट है, तो डेल्टा टी जीरो है, यही वजह से जीरो आ गया। पूरा प्रूफ समझ में आया, बढ़िया, वेरी गुड। अब बताओ फर्स्ट लॉ का जो वेरिएशन से एक बार लास्ट क्लास वाला थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। ये तीनों पॉइंट एक बार लिखा दिया है, अभी फिर से समझा दिया। पहला पॉइंट में हमने देखा क्या, Q प्लस W जीरो हो गया है ना, इसी का दो बातें देखा, Q इक्वल टू माइनस W, जितना हीट लिया उतना वर्क कर लिया, जितना वर्क हुआ उतना हीट निकाल दिया, यही था ना। सेकेंड में हमने देखा कि डेली क्या होता है, NCV dt, अब dt ही जीरो है तो ये भी जीरो हो गया। तो दो जगह पे अभी तक क्या मिला हमें, दो जगह पे अभी तक क्या मिला, डेली इक्वल टू जीरो। एक कौन सा जगह था, साइक्लिक, नहीं एक साइक्लिक था, डेली जीरो। ये डेली जीरो का तीन एक्सप्लेनेशन है, लेकिन डेली जीरो कहाँ कहाँ पे मिला, एक साइक्लिक में और एक आइसोथर्मल। समझ में आया ना, ये ध्यान रखना। बोलो। अब देखो एक और केस यहाँ पे है, नेक्स्ट पॉइंट के हिसाब से लिख लेना।
नेक्स्ट पॉइंट के हिसाब से फॉर फ्री एक्सपेंशन मतलब या कंप्रेशन, कंप्रेशन तो होगा नहीं, फ्री एक्सपेंशन ही होगा हमेशा, बाहर की प्रेशर है ही नहीं तो एक्सपेंड ही करेगा, फ्री कंप्रेशन नाम का कोई चीज नहीं है, ठीक है। फ्री एक्सपेंशन में तुमने क्या देखा, वर्क डन क्या होता है बच्चे, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, और फ्री एक्सपेंशन मतलब पी एक्सटर्नल क्या है, जीरो, तो ये जीरो हो गया। अच्छा, फ्री एक्सपेंशन में डेली अब किसके बराबर होगा, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है डेली, ये तो जीरो हो चुका है। अब एक नया चीज सिखा रहा हूं, फ्री एक्सपेंशन इज वेरी वेरी फास्ट प्रोसेस, वेरी वेरी सडन प्रोसेस, इतना फास्ट और इतना सडन है कि इसको एडियाबेटिक भी मान सकते हैं। मतलब एडियाबेटिक मान सकते हैं किस सेंस में, एडियाबेटिक इरिवर्सिबल, एडियाबेटिक मतलब विद इन नो टाइम प्रोसेस हो गया, मतलब सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज का टाइम ही नहीं मिला, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज का टाइम ही नहीं मिला, इसीलिए ये भी जीरो। तो अब तीन केसेस हो गए जिसमें डेली जीरो होता है, साइक्लिक, आइसोथर्मल रिवर्सिबल, आइसोथर्मल एक्सपेंशन कंप्रेशन, एंड तीसरा फ्री एक्सपेंशन में भी डेली जीरो होता है। डेली जीरो कहां कहां मिल गया, समझ में आया। अब मैं बता देता हूं फ्री एक्सपेंशन में क्या क्या होता है, W0, Q0, डेली जीरो, टेम्परेचर कांस्टेंट। फ्री एक्सपेंशन अगर हो रहा है ना बच्चे, कोई गैस अगर फ्रीली एक्सपेंड कर रहा है अगेंस्ट वैक्यूम, यहाँ पे क्या है, पी एक्सटर्नल जीरो है, वैक्यूम है, बोलो, तो पता है अंदर का जो टेम्परेचर है ना वो कांस्टेंट रह जाता है, अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट रह जाता है, तो dt और डेल्टा टी भी जीरो। ये इस तरह से लिख के रखना, दिस इज अप्लीकेबल फॉर फ्री एक्सपेंशन। और आगे चल के मैं एक चीज और बता दूंगा कि इसमें डेल एच भी जीरो होता है। क्या जीरो होता है, डेल एच, फ्री एक्सपेंशन में डेल एच भी जीरो होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा बच्चे कि फ्री एक्सपेंशन में क्या 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 है, क्या चेंज क्या होता है। फ्री एक्सपेंशन वर्क डन जीरो। अभी एक चीज समझाए, फ्री एक्सपेंशन एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस माना जाता है, उसके पीछे रीजन क्या है, रीजन है फ्री एक्सपेंशन इज सो फास्ट कि सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज का टाइम नहीं मिला। मैं बताऊं फ्री एक्सपेंशन में नहीं लिखा रहेगा एडियाबेटिक है, तुम्हें खुद से डिकोड करना है कि फ्री एक्सपेंशन क्या है, एडियाबेटिक। मैं फिर बोल रहा हूँ क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा एडियाबेटिक, तो फ्री एक्सपेंशन में तुम इसको तो जीरो मान लोगे, लेकिन क्यों जीरो नहीं मानोगे रियल टाइम में जब क्वेश्चन मिलेगा तो, अगर ये याद नहीं है तो गलत करके आओगे। फ्री एक्सपेंशन इज सो फास्ट, very rapid process, there is no exchange of heat between system and surrounding, so you can consider free expansion as adiabatic irreversible expansion, consider free expansion as adiabatic irreversible expansion। एडियाबेटिक क्या होता है पता है, सिस्टम सराउंडिंग के हीट के एक्सचेंज नहीं होता, हीट भी जीरो ले लिया तो डेली जीरो हो गया। फ्री एक्सपेंशन में ये सारी बातें याद रखना, इस पे क्वेश्चन डेफिनेटली टैप टेस्ट में रहेगा नेक्स्ट, फ्री एक्सपेंशन क्वेश्चन अभी से आउट है, सब सही करके आना, है ना। जेई मेंस नीट एडवांस सब में बहुत बार पूछा जा चुका है सवाल। ओके, आगे बढ़े, पूरा डायग्राम जो बोर्ड पे लिखा है सब बना होना चाहिए, कुछ भी नहीं छोड़ सकते, है ना। इस बार टैप टेस्ट में आपका ये भी रहेगा केमिकल इक्विलिब्रियम जहां तक हुआ है, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए डेली जीरो बोल दिया, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट पहले नहीं था, डेली जीरो आया इसलिए कंक्लूजन निकाला कि टेम्परेचर क्या है, टी कांस्टेंट, उस तरह से आया, समझ गए ना। ओके, नाउ लिखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर रिएक्टिव सिस्टम।
चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर रिएक्टिव सिस्टम, डेली फॉर रिएक्टिव सिस्टम। मुझे बताओ कि एक कंटेनर में मान लो सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी होगा, लेकिन सपोज यहाँ N2 और H2 है और अंदर रिएक्शन हो गया और बना अमोनिया। समझ में आया? नहीं, रिएक्शन कैसे हो रहा वो छोड़ो, लेकिन जितना था पूरा खत्म, अमोनिया बन गया। तो नहीं लगता है कि पहले जो N ट्रिपल बॉन्ड था, H सिंगल बॉन्ड था, अभी यहाँ पे NH बॉन्ड है, NH बॉन्ड है ही नहीं। मतलब रिएक्टिव के केस में ना बच्चे, कार यहाँ से यहाँ गया है लेकिन बहुत सारी चीजें टूट फूट गई है, सिर्फ पेट्रोल कम नहीं हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट? सिर्फ पेट्रोल कम नहीं हुआ है, बहुत सारी चीजें डिफॉर्म हुई है। मतलब रिएक्टिव सिस्टम में जो चेंज इन काइनेटिक, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, रोटेशनल एनर्जी में चेंज, बोलो, वाइब्रेशनल एनर्जी में चेंज, न्यूक्लियर एनर्जी में चेंज, बॉन्ड एनर्जी में चेंज, बोलो। नहीं लगता है कि रिएक्टिव सिस्टम में सब कुछ ना कुछ बदला होगा? क्या सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बदला होगा? पहले N2H2 है, बाद में अमोनिया है, मॉलिक्यूल ही बदल रहा है। क्या बॉन्ड एनर्जी नहीं बदला होगा? क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं बदला होगा? पहले मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक के बाद में ट्राई एटॉमिक है। चीजें बहुत कुछ बदली है, पता है कि नहीं? बोलो। तो रिएक्टिव सिस्टम में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आप कैसे निकाल पाओगे? इसमें सॉरी, चेंज इन इंटरनल, रिएक्टिव सिस्टम में चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे निकाल पाओगे अगर बोला जाए तो? हमें सब में चेंज चाहिए ना, तभी तो ऐड करेंगे। और सब में चेंज करना या वो निकालना भी इम्पॉसिबल। आप नहीं निकाल सकते रिएक्टिव सिस्टम के लिए ये सारे वैल्यूज। तो अब आपको एक ही ऑप्शन है कि आप Q प्लस W कर दो। मतलब इस पूरे प्रोसेस में जो हीट दिया, जो वर्क हुआ, कुछ तो हुआ होगा ना। अरे कोई रिएक्शन हो रहा है तो हीट या तो एब्जॉर्ब हुआ होगा, रिलीज हुआ होगा, वर्क एक्सपेंशन हुआ होगा या कंप्रेशन हुआ होगा। तो इन सब में हम चेंज नहीं निकाल के क्या कर लेंगे? टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड या रिलीज्ड बाय द सिस्टम ड्यूरिंग द प्रोसेस। जब कांड हो गया उसमें कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ या रिलीज हुआ वो, क्योंकि ये सब इंडिविजुअली नहीं निकाल सकते, लेकिन इसका जरूरत भी नहीं है हमें निकालना, हम डायरेक्ट हीट और वर्क के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रिएक्टिव सिस्टम के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी आप Q प्लस W बोलोगे। अच्छा, रिएक्टिव सिस्टम में अगर मैं बोलूं आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल है, तब भी डेली जीरो नहीं बोलोगे, क्योंकि हो सकता है आइसोथर्मल में ये जीरो हो जाए लेकिन अदर पैरामीटर जीरो। बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइडियल गैस अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन कंप्रेशन कर रहा है तो ये सब तो पहले से जीरो। आइडियल गैस के केस में डिफॉर्मेशन हुआ ही नहीं, नॉन रिएक्टिव सिस्टम है। आइडियल गैस के केस में डेली इक्वल टू डेल के ही है, बाकी सब जीरो। आइडियल गैस के केस में भी बताया था। अरे ऐसा नो। लेकिन रियल गैस या रिएक्टिव सिस्टम के लिए सब में कुछ ना कुछ चेंज है। बॉन्ड एनर्जी बदल गई, न्यूक्लियर एनर्जी बदल गई, कॉन्फ़िगरेशन बदल गया, इंटरैक्शन एनर्जी बदल गई, तो सब में कुछ ना कुछ चेंज है। वाइब्रेशन, रोटेशन सब में बदलाव हुआ है। तो रिएक्टिव सिस्टम अगर आइसोथर्मल भी है ना तो भी डेली जीरो क्यों नहीं? मान लो आइसोथर्मल, इसको जीरो कर भी दो चलो, लेकिन ये सब तो जीरो नहीं कर पाओगे ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर रिएक्टिव सिस्टम इवन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज नॉट जीरो। अगर आइडियल गैस होता तो जीरो बोल देते, लेकिन रियल गैस के केस में चेंज इन एनर्जी जीरो नहीं बोलेंगे। आगे चल के नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि हाउ यूजिंग बॉम कैलोरी मीटर वी कैन कैलकुलेट दिस फॉर रिएक्टिव सिस्टम। मैंने कभी ये लाइन लिखाया है कि चेंज इन डेली कैन बी कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली यूजिंग बॉम कैलोरी मीटर फॉर रिएक्टिव सिस्टम। कभी लिखाया है बच्चे ये लाइन? लिखाया है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये सीखेंगे कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं फॉर रिएक्टिव सिस्टम। ठीक है, पक्का? तो होमवर्क जहां तक अभी तक पढ़ा है इंटरनल तक सवाल करके आइए। प्रैक्टिस सेशन, एक्सरसाइज सब है ना।